दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव का जो असेंबली चुनाव है उसकी वोटिंग का तारीख है 20 नवंबर। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और अब उसका जो नॉमिनेशन का डेट है वो भी ख़त्म हो गया। तो अब जिसको चुनाव लड़ना था वो नॉमिनेशन कर चुके हैं और जिसको टिकट नहीं मिला या जो नॉमिनेशन नहीं कर पाया तो अब वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जितनी भी कयास लगाए जा रहे थे कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, अब उसका टाइम निकल चुका है। लेकिन अब जैसे लोगों ने किस तरह से बोलता है कि दोनों तरफ से, मैंने आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ऐसा नहीं बोल सकते कि महाआघाड़ी में ही सिरफुटौल है, महायुति में भी है। अब कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन है जरूर। अब देखिए, अभी तक का जो आइडिया है कि बीजेपी जो है महायुति में 152 सीट पे लड़ेगी, 80 के आसपास के करीब शिवसेना का जो शिंदे साहब का शिवसेना है वो लड़ेंगे और एनसीपी जो 50-52 पे लड़ेंगे। ये मोटा मोटी रफली मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से बीजेपी जो है 146 पे नॉमिनेशन कर चुकी है। और मतलब अभी तक का जो मेरे को आइडिया है, एक दो चार अजीत पवार ने 49 पे कराया और जो शिंदे साहब का शिवसेना है उसने 78 सीटों पे नॉमिनेशन कर चुके हैं। इसी में अगर देखा जाए तो अब मैं महायुति में कहाँ सिर फुटोवर मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर महाआघाड़ी में कितने लोगों ने किया। एनसीपी जो है शरद पवार का, उन्होंने 83 सीट पे, यूबीटी जो दावा कर रहे थे उनको 100 सीट चाहिए था, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, लेकिन अभी तक 80 सीट पे ही नॉमिनेशन कर पाए थे। कल के रिपोर्ट बता रहा हूँ, और कल अगर आगे बढ़ गया तो अलग बात है। और कांग्रेस जो कि सबसे पीछे दिख रही थी 101 सीट पे नॉमिनेशन कर चुकी है। तो आप देखिए, अभी भी अगर देखा सबको जोड़ा जाए तो ये जो सीट होता है ये आपको 20 से 25 सीट अभी भी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि महाआघाड़ी में 25 जो सीट है, 27 सीट है, जो भी है बचा हुआ सीट है, रेस्ट ऑफ द सीट, उसमें क्या होने वाला है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो बीजेपी का भी ऐसे ही कुछ है, वहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने घोषित कर दिया है तो अगर जोड़ेंगे तो 4-5 सीट ऐसा होगा। अब सिर्फ फुटोबल आते पहले महायुति पे। महायुति में जो बीजेपी के पहले जो बोल सकते एमपी थे, वहाँ से पिता चिंतामन बनगा, उनके बेटे पहले विधायक रह चुके हैं पालघर से ही, श्रीनिवास बंगा, उनको इस बार टिकट नहीं दिया है और वो नाराज़ होकर काफ़ी कुछ बोले कि मैं बेकार ही शिवसेना शिंदे साहब के साथ चलाया छोड़ कर। ऐसे ही गोपाल सेठी भी बहुत नाराज हैं, उनको टिकट नहीं मिला। तो टिकट नहीं मिला, अब उनका टाइम खत्म हो गया। ऐसे अब यहाँ पे आए तो ये तो मतलब वहाँ पे आप देखा जाए तो 2-4 सीट ही ऐसा बचा हुआ है जो जहाँ पे सूर्य फुटोबल है। लेकिन अगर महाआघाड़ी में देखने जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग तरह का सिर फुटोबल है। अभी 27 सीट पे कहीं कहीं पे तो डबल लोगों ने नॉमिनेशन कर रखा है, कहीं एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन कर रखा, तो काफ़ी सीटें ऐसी हैं। तो अब जो सीट का बंटवारा देखेंगे और ऐसा लगेगा कि मतलब मैं जैसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है उनको लग रहा है कि हार जो है वो जो जिस तरह से 2 महीना पहले जिस तरह से फील हो रहा था कि नहीं बीजेपी बहुत कमज़ोर है महाराष्ट्र में, और काफ़ी मतलब आप प्रिंट मीडिया उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, डिजिटल मीडिया उठा लीजिए, प्राइवेट कोई चैनल का भी अगर जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और न्यूज़ बनाते हैं महाराष्ट्र से संबंधित, मैं तो महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ तो मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों। तो एक जो हम लोग जहाँ पे सर्वे किए छोटा मोटा जो अपना जानकारी है उस हिसाब से, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आगे है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी में एक नया बोल सकते हैं कि स्फूर्ति आया है और जिस तरह से उन्होंने गेन करना शुरू किया है, मैंने पहले कारण भी बता दिया कि कौन कौन सी योजनाएं से लेकर, और एक जो बटेंगे वाला जो नारा है वो काफ़ी उनके लिए बोल सकते हैं अमृत का काम किया है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि नैरेटिव ही चुनाव जिताता है। विकास, भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, ये सब आनी जानी वाली काम है, क्योंकि आप पूरे इंडिया में अगर सर्वे करेंगे पूरे राज्यों का, मैं कई बार बोलता हूँ फिर बोल देता हूँ एक लाइन में कि आपको लगेगा कि ऐसे नेता जो सत्ता में सुख भोग रहे हैं या विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं,
चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे वहाँ पे आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों में उनकी उतना काम नहीं किया, फिर भी वो चुनाव में या तो अपोजिशन में है मेन पार्टी, या तो वो चुनाव जीत के और वो रूल कर रहे हैं स्टेट को। तो ये सब नैरेटिव का खेल होता है, और नैरेटिव में इस वक्त बीजेपी को एक संजीवनी मिला है बटेंगे वाला नारा, जो योगी आदित्यनाथ से शुरू हुआ था, फिर बाद में उसको जो नरेंद्र मोदी ने उठाया, आरएसएस संघ ने भी उसको मतलब उस पर मोहर लगा दिया। तो ये एक संजीवनी है जो अभी देखिए योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में आए थे और चुनावी राउंड में उन्होंने ये बात को वही बोली। तो ये सब देखिए पहले 164 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी इसके पहले वाले चुनाव में। अब इस बार वो 152 पे लड़ रहे, तो उनको बोल सकते हैं कि 12 सीट, लेकिन ऐसा आज भी वो मान के चल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे कि बहुत सीट फुटओवर है और मतलब बीजेपी को भी बहुत महायुति में उनको मतलब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार को लेके आया गया। मैं पहले ही बताया कि अजीत पवार को इसलिए वो लाया क्योंकि उनको शिंदे साहब को एक चेकमेट चाहिए। मतलब शिंदे साहब को बोल सकते हैं ना, शिंदे साहब एक मराठा लीडर हैं, तो वो मराठा का पूरा लीडर ना हो जाए, इसके लिए अजीत पवार को लाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ये पॉलिटिक्स में कई बार क्या होता है ना कि आप क्षणिक गेम नहीं खेलते, दूरदर्शिता होती है कि आप लॉन्ग टर्म का गेम खेलते हैं कि चलो अभी मेरे को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 2 सीट का नुकसान, लेकिन आगे ये बहुत नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़ा मुझे मतलब एक तुर्क का पत्ता होगा, ये हो सकता है। तो ये सोच कर अजीत पवार को लाए। मेरे जैसे कितने लोग जो मीडिया में बैठे हैं उन पे बोला कि अरे बीजेपी ने हमेशा अजीत पवार के खिलाफ चाहे भ्रष्टाचार का, इरिगेशन में जो घोटाला हुआ था उसका आरोप लगाया, अब उसी के साथ बैठे। देखिए राजनीति में क्या होता है, फायदे और नुकसान। आपको कौन सा नैरेटिव ज़्यादा फायदा करता है वो बड़ा बात है। अभी फिलहाल आपको अजीत पवार के आने से उनको नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उससे कई जगह पे आपको अगर फायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान को क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आपका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन आपके विरोधियों को वो रोक देगा ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से। ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। तो आज के टाइम में अब विरोधी क्या हो गया, समर्थक क्या हो गया, जो शिवसेना शिंदे साहब का शिवसेना है, उस तरह से मराठा का पूरा मतलब वोट बैंक पे कब्जा नहीं कर सकती जिस तरह से अगर बीजेपी अकेले केवल शिवसेना शिंदे साहब के साथ होती। तो आज अजीत पवार भी एक मराठा लीडर हैं और उनका वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि अजीत पवार का भले हाथ चुनाव में उनको लोकसभा में काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने एक मराठा के कम छोटे लीडर हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है नैरेटिव का गेम, और सारा नैरेटिव का ही गेम होता है। आप चुनाव जीतते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल को उठा कर देखिए, नैरेटिव सेट हुआ कि बंदा जो है वो आम आदमी है, आप उसके साथ पहुंच सकते हैं, वो कहीं भी रोड पे खड़ा होकर पान पूरी और पानी पकौड़ी जो खा सकता है। ये एक नैरेटिव होता है, जिस नैरेटिव के लड़ाई में जो आदमी के हाथ में नैरेटिव का लगाम होता है ना, वही अंत में विजयी हासिल होता है। ये हरियाणा में आपको देखने को मिला, जो कांग्रेस जीतती हुई बाजी को हार गई। ये सारा नैरेटिव का खेल है। वहाँ पे जो बीजेपी ने जो बटेंगे वाला जो मुद्दा लेके आगे बढ़े, वो उनको काफ़ी फायदेमंद हुआ। और जो लोक लुभावन योजनाएं आजकल चल रहा है, जैसे यहाँ पे लाडकी बहन योजना है, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मतलब मार्केबल है। और महागाड़ी में इस वक्त सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पे एक अलग ही लड़ाई चल रहा है कि सीएम बनेगा कौन। तो कोई भी तीनों पार्टी में से ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, देखो वो अखिलेश यादव का बात सही है कि पॉलिटिक्स में कोई त्याग करने के लिए नहीं आता, पॉलिटिक्स में सेक्रीफाइस नाम का कोई शब्द नहीं होता। वो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला अखिलेश यादव ने। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आता है तो महत्वाकांक्षा लेकर आता है, वो सेक्रीफाइस करने, कोई समाज सेवा नहीं करने आ रहा कि मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, तुम चलो तुम आगे बढ़ जाओ। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होता, ना कोई पार्टी होती है कि चलो भाई तुम ही आगे बढ़ो, तुमको बढ़ने दो, ऐसा होगा ही नहीं। और यही वजह है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का क्या हालत है। जो भी किसी को थ्रेट बनता है कि विद इन द पार्टी है आउटसाइड ऑफ द पार्टी, अगर उसको लगे कि ये मैं थ्रेट है, कल को मैं मेरे से आगे जा सकता है या मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है,
तो पार्टी या व्यक्ति जो पावर में होता है उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। ये पॉलिटिकल नियम है। इसीलिए कोई भी जो फैमिली पार्टी होती है, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो, वहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति को, नेता को आगे नहीं किया जाए जो कल को एकदम जो उस परिवार का मुखिया है या परिवार का प्रेसिडेंट है उसके लिए एक थ्रेट पैदा हो जाए, चाहे वो पार्टी टूट जाए। आप समाजवादी पार्टी में भी देखें कि क्या हुआ था, शिवपाल यादव कैसे अलग हुए, फिर अब दोबारा आ गए, वो अलग बात। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आरजेडी में जो रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उनके साथ के जो लीडर है कैसे साइडलाइन हो गए, क्योंकि लालू यादव के बाद वो चाहते थे कि राबड़ी यादव के बाद उनका नाम आए। उन्होंने काफ़ी पार्टी को आगे लेके गए, लेकिन होता ऐसे नहीं है। पार्टी जो परिवार के बेस पे बनी होती है वो परिवार ही उसको आगे लेके जाता है। तो नैरेटिव का खेल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो इस ऐसे पार्टी होगी वो देखेगा कि हमें कोई थ्रेट बन रहा है या हमें इन द फ्यूचर नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस में देख लीजिए, ऐसे लोगों को कभी भी वो पार्टी के ऐसे पद पे नहीं आने देते जो यंग हो, एनर्जेटिक हो, जिसमें मतलब जो कुछ कर सकता है, वो ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ऐसे लोग अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से उनको समाप्त किया जाएगा कि या तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी या तो बिल्कुल वो साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये आपने देखा होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में नहीं होता, लेकिन बीजेपी में परिवार की पार्टी नहीं है। आप कितना भी आज नरेंद्र मोदी उसको होल्ड कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे, जब वो प्रधानमंत्री से हटेंगे, तो वो उनका होल्ड नहीं हो जाएगा। एक आरएसएस का, एक बीजेपी का जो पूरा कार्यकर्ता का एक जो बोल सकते हैं कि ओपिनियन है या उनका पकड़ है, उनको कहीं ना कहीं उसके सामने नरेंद्र मोदी को भी अपनी बातों को वापस लेना होगा। अगर वो चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा जो नरेंद्र मोदी चाहे, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है, उनके परिवार की पार्टी नहीं है। वो जब तक पावरफुल हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मान सकता हूं मैं, लेकिन जैसे वो पावर से हटे तो वो केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसको। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट बने थे बीजेपी में, उस वक्त बहुत लोग, बड़े बड़े आडवाणी जिससे बड़ा कोई लीडर बीजेपी में नहीं था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आरएसएस है, उनके अपने संगठन है कई उसमें, तो उनके जो अपने संगठन का अपना जो उसमें जो इनपुट होता है उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कल को हो सकता है योगी आदित्यनाथ के पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे खड़े हो सकते हैं पूरे लोग मोदी जी के बाद। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी इसको बोल दे वही पीएम बनेगा। हाँ, उनकी बात को मान सकते हैं, लेकिन वही सर्वोपरि बात होगी ये मानने को कोई तैयार नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये नैरेटिव का खेल होता है। और मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम में महाअघाड़ी जो है वो, एक तो उन्होंने सीट को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाया, जो जनता में एक गलत मैसेज आने लगा, और जिसकी वजह से जो उनके पीछे एकत्रित होने लगे थे वोट, जो बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं वोट देने को सोच रहे होंगे, वो धीरे धीरे सोचे कि यार ये तो अभी लड़ रहे हैं, कल को चुनाव बन के सरकार आ जाएगी तो ये लोग देश क्या चलाएंगे, अरे प्रदेश क्या चलाएंगे। जिस तरह से सरकार गिर गई वैसे ही फिर सरकार गिर जाएगी तो दूसरे की सरकार आ जाएगी। तो लोगों में एक बोल सकते हैं ना कि एक निराशा आ जाता है। तो वो आदमी, कुछ लोग बैठ जाते हैं घर पे, कुछ लोग कहते हैं चलो जो जीत सकता हो उसी को जिता दो। तो अगर 5% भी 4% भी वोट इधर उधर हो जाए तो गेम चेंज हो जाता है। अब आप हरियाणा में देख लीजिए, तो अब बीजेपी जो बहुत पीछे थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जो कांग्रेस आगे थी वो पीछे जा रही है। तो अब मैं नहीं कह रहा कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन आगे बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पीछे आ रही है। अब कौन किस सिरे पे आके दोनों एकदम बराबर के आग पर खड़े हो जाएंगे और उसमें से कौन एक कदम आगे बढ़ जाएगा, ये आने वाले चुनाव के जो वोटिंग के एक हफ्ते पहले तक आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। जो भी महाराष्ट्र में रहता हो और फिर जर्नलिज्म करता हो तो उसको पता लग जाएगा। आम पब्लिक से पूछेगा, मुझे तो अभी से पता चलने लगा, लोग बताने रहते हैं जो पहले कांग्रेस के लिए बोलते थे, बीजेपी के लिए बोलते थे कि अरे यार, एक तो जो मराठी मानुस का जो सिंपैथी या ऐसे वोट का था वो मतलब उद्धव ठाकरे को वो वोट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अलग होने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक मतलब बीजेपी को एज है
और इस तरह से जो जितना भी, और मुझे लग रहा है कि शरद पवार भी यही चाहते हैं। मतलब अब शरद पवार को लगता है कि कैसे भी सत्ता में, पावर में बने रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर आज के टाइम में, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत सीट लोकसभा में जीत गई, अगर कल को जीत जाते हैं तो उसमें इतना सिर फुटा हुआ होगा कि शरद पवार की भी उतनी नहीं चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी का भी उसमें अपना इनपुट हो जाएगा। तो हारने का उनको आभास तो हो गया है कि मतलब कुछ ना हुआ, अच्छा स्थिति नहीं है, जो 2 महीने पहले था वैसी नहीं है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को 1 घंटे पहले छोड़ के जाना पड़ा। और इसको ज़्यादा देखिए, आपको ये बात कैसे पता है, मीडिया के थ्रू पता चलता है, ये भी खबर को लीक किया जाता है कि कल को कोई मान लीजिए हार जाए तो बोले कि भाई राहुल गांधी ने वो वहाँ पे डिसाइड नहीं किया कौन चुनाव लड़े, वो स्टेज पे छोड़ दिया था, जीत गई तो भाई राहुल गांधी किए थे। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं धीरे धीरे और क्या परिवर्तन होता है, आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज का इतना ही।